नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। कल हमारी ग्राफ की पहली क्लास थी जिसमें हमने ये पढ़ा था कि ग्राफ क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, और हमने कुछ प्रश्नों को किया था जो प्रीवियस ईयर पेट 2021 में आए हुए प्रश्न थे। जो बच्चे नए हैं चैनल पर उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि कल हमने जो ग्राफ की क्लास पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ हमारा, जब हम आंकड़ों को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, जब हम आंकड़ों को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो उसे ग्राफ कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ग्राफ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ग्राफ हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बार ग्राफ। क्या होता है? बार ग्राफ। हिंदी में इसे दंड आरेख भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंड आरेख। दूसरा होता है हमारा रैखिक आरेख। क्या होता है? रैखिक आरेख। इसे हम लाइन ग्राफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन ग्राफ। और तीसरा हमारा होता है वृत्त आरेख। इसे हम पाई चार्ट भी कहते हैं। वृत्त आरेख को क्या कहते हैं? पाई चार्ट। बार ग्राफ हमारा लाइन के आयत चित्र होते हैं। क्या होते हैं? आयत चित्र होते हैं। रैखिक आरेख होती है, एक रेखा होती है जिनके माध्यम से हम आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं। यह हमारा रैखिक आरेख होता है। वृत्त आरेख, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जब आंकड़ों को वृत्त के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, जब आंकड़ों को वृत्त के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तब उसे वृत्त आरेख कहते हैं। ये सब मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। अब बार ग्राफ पे हमारे जो भी प्रश्न थे, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, वो हमने पिछली वाली क्लास में किए थे। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस क्लास को देख सकते हैं। आज हम रैखिक आरेख से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे एग्जाम में किस तरह के पूछे जाते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है। निम्नांकित रेखांकित चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है। मतलब ये जो हमारा रैखिक आरेख है, देखिए रेखाएं बनी हुई हैं और यहाँ पर आंकड़ों के माध्यम से इस चित्र को दर्शाया गया है। अब हम देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है सीमेंट का उत्पादन। ये ग्राफ हमारा, जो ये रैखिक ग्राफ है, ये कह रहा है कि सीमेंट का उत्पादन मिलियन टन में हुआ है। वो किन वर्षों में कितना हुआ? जैसे 2009-10 में 42 का उत्पादन हुआ है, 2010-11 में 44 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है, 2011-12 में 58 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है। तो ऐसे इन आंकड़ों को रेखा के माध्यम से दर्शाया गया है। ये एक प्रकार का रैखिक आरेख है। अब इससे संबंधित प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो आइए अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष अधिकतम वृद्धि हुई है, ये पूछा है। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, यहाँ पर 42 की था और उत्पादन 44 हो गया है। कितने की वृद्धि हुई है? 2 की वृद्धि हुई है भाई। ठीक है, 44 से 58 हो गया। कितने की वृद्धि हो गई? 14 की वृद्धि हो गई भाई। उसके बाद देखें, 58 से 55 कमी हो गई है। यहाँ पर 3 की कमी हो गई। 58 था, 55 हो गया है। हमें वृद्धि पूछा है इसलिए इसको छोड़ दीजिए। आगे आइए, 55 से 90। 55 से 90 कितने की वृद्धि हुई है भाई? 55 से 90 हुई है 35 की वृद्धि। कितनी वृद्धि हुई है? 35 की वृद्धि हुई है। 90 से 98 में 8 की वृद्धि हुई है। 98 से 60 वृद्धि हुई है कि कमी? कमी हुई है। 98 से 60 हो गया, यहाँ पर कमी हुई है। 60 से 65 यहाँ 5 की कमी हुई है। 55 से 80 यहाँ पर वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? यहाँ पर 25 की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 25 की यहाँ पर वृद्धि हुई है। 80 से 90 10 की वृद्धि हुई है और 90 से 80 हुआ तो यहाँ पर कमी हो गई। सबसे अधिकतम वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि किसमें हुई है? अधिकतम वृद्धि हमारी ये है 35। किस वर्ष में? 2013-14 में। 2013-14 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। वर्ष 2013-14 में अधिकतम वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? अधिकतम वृद्धि कितनी हुई है? 35 की।
सबसे ज़्यादा वृद्धि हमारी 2013-14 में हुई है, जो कि 35 थी। ठीक है, क्लियर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ इसमें नहीं करना है, बस आंकड़ों को एनालिसिस करना है, इनको देखना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है और आंकड़े कह क्या रहे हैं। लोग आंकड़ों को देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है बच्चों, ध्यान से सवाल को समझना है, और जो भी हमारा क्वेश्चन बोल रहा है निकालने के लिए हमें इन आंकड़ों से उनको निकालना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन क्या था। जिन बच्चों ने हमारी पिछली क्लास को देखा होगा उसमें मैंने औसत निकालना और प्रतिशत निकालना, ये दोनों निकालना बताया था। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि औसत होता है हमारा, औसत और प्रतिशत से आपके ग्राफ के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इसीलिए औसत और प्रतिशत निकालना आपको आना चाहिए। औसत होता है योग बटे संख्या। जिन संख्याओं का औसत निकालना होगा उनका योग करिए, योग करके ऊपर लिखिए और बटे का निशान लगाइए। नीचे संख्या, जितनी संख्याओं का योग करेंगे हम ऊपर, उतनी ही संख्या को नीचे लिख देंगे। जैसे इसमें क्या पूछा है, प्रथम 3 वर्ष के दौरान, प्रथम 3 वर्ष कौन थे, 1 2 3, ये पहले 3 वर्ष हैं हमारे। इन 3 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन क्या था। पहले वर्ष का उत्पादन 42 था, दूसरे वर्ष का उत्पादन 44 था, तीसरे वर्ष का उत्पादन 58 था। ये 3 वर्ष के उत्पादन है, इनका क्या करना, औसत निकालना। तो औसत निकालने के लिए पहले योग निकालते हैं, इन तीनों का योग कर दीजिए। 8 2 10 4 14 के 4 हासिल 1, 5 5 10 4 14, 144। योग क्या आ गया, 144। यहाँ पर 144 लिख दिया। बटे की लाइन थी, बटे की लाइन को खींच दिया। 144 लिखा, बटे की लाइन खींचा। संख्या, अब संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 संख्याएं थी हमारी ना, यहां पर लिख दिया 3। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 3 से इसको काटते हैं, कितना आएगा, 3 का 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 हासिल 2, 3 का 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, कितना आया, 48। 48 हमारा आंसर आया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है, आराम से समझेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्वेश्चन को आराम से समझेंगे। ये हमारा पिछले साल पेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत से बच्चों ने इसको गलत किया है, औसत निकालना ही नहीं पता था उन्हें। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वर्ष 2011-12 में, वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत। बहुत से बच्चे इतना बड़ा सेंटेंस, इतना बड़ा शब्द देख के डर जाते हैं कि ये उत्पादन वृद्धि प्रतिशत क्या है, तो घबराना नहीं है। वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितना था। प्रतिशत निकालना भी मैंने पिछले ग्राफ की क्लास में बताया था, जिन बच्चों ने नहीं देखा है उसको फिर से जान लेते हैं। प्रतिशत हमारा होता है, जब भी किसी का वृद्धि प्रतिशत पूछे, जब वृद्धि प्रतिशत पूछे तो हम सीधा सीधा वृद्धि निकालते हैं, वृद्धि निकालते हैं। नीचे पिछले वर्ष का उत्पादन, पिछले वर्ष का उत्पादन और गुणे में 100 कर देते हैं। यह हमारा वृद्धि प्रतिशत होता है। इस प्रश्न में भी हम यही करेंगे। क्या पूछा है, 11-12 के दौरान। 11-12 पे आ जाते हैं, कहाँ पे है 11-12, ये हमारा 11-12 है, 58। वर्ष 2011-12 में वर्ष 2011-12 में उत्पादन कितना था, 58 था। कितना था, 58। के बाद तुलना किससे की गई, पिछले वर्ष से। पिछला वर्ष कौन सा था, पिछला वर्ष था 2010 से 11। पिछला वर्ष था 2010 से 11, कितना उत्पादन था, 44। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, घटा लेते हैं, 4, 5 में से 4 गया, ठीक। कितने की वृद्धि हुई है भाई, 14 की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर क्या लिखते हैं, वृद्धि मतलब 14। वृद्धि कितनी थी, 14।
पिछले वर्ष का उत्पादन क्या था? पिछले वर्ष का उत्पादन 44। कितना था पिछले वर्ष का उत्पादन? 44। नीचे 44 लिखा, गुणे 100। किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। वृद्धि हमारी हमने निकाली, ये हमारी वृद्धि आई 2010-11 पूछा था, 2010-11 58 था, 10-11 में 44 था, इन दोनों का अंतर लिया, वृद्धि निकाली। वृद्धि में पिछले वर्ष वृद्धि को ऊपर रखा क्योंकि ये हमारा वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला था, वृद्धि यहाँ पर थी, ऊपर वृद्धि लिखा, नीचे पिछले वर्ष का उत्पादन, पिछले वर्ष का उत्पादन 44 था, नीचे 44 लिखा और गुणे में 100 किया। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करना है? इसको सिंपली हमें गुणा करना है और प्रतिशत निकालना है। करिए, कैलकुलेशन को अपने फास्ट रखना है, कैलकुलेशन को बहुत ही फास्ट रखना है। इसका जल्दी से कैलकुलेट करके हम मुझे आंसर बताइए, जल्दी से इसको कैलकुलेट करिए। चलिए मैं बता देता हूँ, 2 से काटते हैं सबसे पहले। किससे? 2 से। 7 दूनी 14, नीचे 22। क्लियर है? ऊपर गुणा कर लीजिए, 700, नीचे क्या आया? 22। 700 बटे 22, 700 बटे 22। 2 से काट लेते हैं, 11, ऊपर आया 350, 350 बटे 11। अब जो है 11 को 350 में भाग दे दीजिए। भाग देना सभी को आता होगा, भाग दे लेते हैं। 350 में 11 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 11 3 33, घटाते हैं, कितना है? 2 20, 11 दूनी 22। 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? यहाँ पर 3 है, 11 एकम 11, कितना आएगा? 9, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 11 अट्ठे 88। कितना आया आंसर हमारा? 31.8। कितना आंसर आया? 31.8। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देख रहे हैं कितनी आसानी से हम प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। कोई घबराना नहीं है, आराम से देखना है, आराम से प्रश्नों का उत्तर निकालना है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। किस वर्ष उत्पादन सबसे ज्यादा घटा है, ये हमें बताना है। अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, इस शब्द पे हमें ध्यान देना है। सबसे ज्यादा कम उत्पादन किस वर्ष हुआ है? आपको ग्राफ में दिख रहा होगा, 42, 44, 58। सबसे ज्यादा कम किस वर्ष है? ग्राफ में देखिए, सबसे ज्यादा किस वर्ष में कम है? बच्चे ने देखा सर 42 सबसे ज्यादा कम है। ऑप्शन में अगर होता 2009-10 तो आप उसी को टिक करके चले जाते और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। यहाँ पूछा है किस वर्ष घटा, मतलब कमी किस वर्ष सबसे ज्यादा हुई है। उत्पादन में कमी किस वर्ष सबसे ज्यादा हुई है, और कमी कैसे निकालेंगे? कमी हो या वृद्धि हो, पिछले वर्ष की तुलना करके निकाली जाती है। पिछले वर्ष की तुलना करके कमी और वृद्धि निकाली जाती है। जैसे इसमें देखिए 42 से 44 हुआ, 44 हुआ, वृद्धि हुई कितनी की? 2 की वृद्धि हुई। तो पिछले वर्ष से हमने तुलना किया तभी तो पता चला, +2 यानी 2 की वृद्धि। उसके बाद 44 से 58 कितने की वृद्धि हुई है? यहाँ पर भी वृद्धि हुई है, यहाँ पर 14 की वृद्धि हुई है। लेकिन हमें घटा पूछा, यानी कमी पूछी है। उत्पादन किस वर्ष घट गया है, किस वर्ष घट गया है ये पूछा है, तो हमें कमी देखनी है। यहाँ फिर बढ़ रहा है, 55 से 90 उत्पादन बढ़ रहा है, 90 से 98 उत्पादन बढ़ रहा है, 98 से 60 उत्पादन घट गया। उत्पादन घट गया, कितना घटा? उत्पादन कितना घटा दोस्तों? उत्पादन हमारा 38 उत्पादन हमारा 38 घट गया है। 98 था, 60 पहुंच गया, उत्पादन हमारा 38 घट गया। यहाँ भी 60 से 55 केवल 5 घटा है। तो अधिकतम उत्पादन, अधिकतम किस वर्ष घटा है? अधिकतम हमारा घटा है यहाँ 98 था, 60 पहुंच गया। ये वाला साल कौन सा है? ये वाला साल कौन सा है? वर्ष 2015 से 16।
वर्ष 2015-16 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। वर्ष 2015-16 में उत्पादन सबसे ज्यादा घटा। कितना घटा? 38। कितना घटा है? 38। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न देख के जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी में आप सबसे कम ये वाला लगा के चले आएंगे। आपको देखना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन पर पूछ रहा है कमी किस वर्ष सबसे कम हुई, तो कमी निकालने के लिए पिछले वर्ष से घटाना पड़ेगा। पिछले वर्ष से जब हम घटाएंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा कि इस वर्ष सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारा घट गया है, क्योंकि पिछले वर्ष में 98 था और इस वर्ष हमारा 60 ही रहा है, तो उत्पादन इस वर्ष घट गया है। क्लियर है? आप सभी को उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। जहाँ भी आपको दिक्कत होती है आप तुरंत पूछ सकते हैं, आपको सलूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अधिकतम उत्पादन पूछा है, यहाँ न वृद्धि लिखी है, न कमी, न घटा, कुछ नहीं लिखा है, अधिकतम उत्पादन पूछा है केवल। तो आराम से जाना है, ग्राफ को देखना और सबसे ज्यादा उत्पादन ये देखिए 98। 98 से बड़ी संख्या कोई दिख रही है आपको? यहाँ पे 98 से बड़ा कुछ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन 98 हुआ है। किस वर्ष में? वर्ष 2014 से 15 में। वर्ष 2014 से 15, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। वर्ष 2014 से 15 में अधिकतम उत्पादन हुआ है। कितना हुआ है? 98। ठीक है। अगर यहां पूछा अधिकतम उत्पादन वृद्धि हो किस में है, वृद्धि किस में दर्ज की गई है, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ अधिकतम उत्पादन पूछा है, वृद्धि नहीं पूछी है, इसीलिए हमारा राइट आंसर 2014 से 15 होगा। क्लियर? ये थे हमारे 5 क्वेश्चन। अब अगले ग्राफ के ऊपर आते हैं। ये हमारा अगला ग्राफ है, इसको ध्यान से आप देखिए। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। ये आपका पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न दिए गए ग्राफ पर आधारित हैं, इन प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है भाई, देखते हैं क्या कहता है। ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। मतलब ये जो अनुपात दर्शाया गया है, ये जो दर्शाया गया है, ये हमारा छात्र के, ये पहला छात्र, दूसरा, 7 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 7। और ये उनके अंकों का अनुपात। किसके अंकों का अनुपात? छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात है। इतिहास, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनके अंकों का अनुपात है। ये जो हमारा 0.6, 0.85, 1.5, 1.4, ये हमारा इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात है। जिन बच्चों को नहीं पता है कि अनुपात क्या होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अनुपात क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चन पे जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि मेरे इतिहास में 80 नंबर है और भूगोल में 100 नंबर है। कितने हैं? 100 नंबर। अब कोई कहे इतिहास और भूगोल के अंकों का आप अनुपात बताइए कितना है, तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं, इनको दोनों को बटे में कर देंगे, 80/100। ये हमारा इतिहास और भूगोल, भूगोल मतलब ज्योग्राफी के अंकों का अनुपात हो गया। अब इनको 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 यानी 4/5। 4/5 ये हमारा इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात होगा। अगर इसको हम और भाग देते हैं, 5 में 4 का भाग देते हैं, 5 में 4 का भाग देंगे तो ये 0.8 40, ये आ गया 0.8। कितना आ गया? 0.8। क्लियर है? ये हो गया अनुपात निकालना। अगर इतिहास और भूगोल के नंबर हमें पता है तो हम उनका अनुपात निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि यहाँ पर इतिहास का नंबर कम था, भूगोल में नंबर ज़्यादा था। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि इतिहास में नंबर कम था, भूगोल में नंबर ज़्यादा था। इतिहास के नंबर को ऊपर लिखा, भूगोल के नंबर को नीचे लिखा, और इनका अनुपात जब हम निकालेंगे, इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात निकालेंगे, तो हमारा 1 से कम आया। 1 से कम मतलब दशमलव के पहले देखिए यहाँ पर 0 है, 0 है ना, इसका मतलब कि 1 से कम होगा। 0.8 1 से कम होगा।
अगर यही चीज हम उल्टी कर दें, अगर हम कह दें कि मेरे भूगोल में मेरे 120 नंबर हैं, क्या है, भूगोल में 120 नंबर है, और इतिहास में हमारे 100 नंबर है। कितने नंबर हैं? 100। तो हम जब अंकों का अनुपात निकालेंगे, जब हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंकों का अनुपात निकालेंगे तो 120/100 आएगा, 0 0 कटा, 1.2 आया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो अनुपात जो है वो 1 से बड़ा आ रहा है, 1.2 आ रहा है। और जब ऊपर वाले अंक की संख्या कम है, जब ऊपर वाला भूगोल में नंबर 80 थे, तो हमारा 0.8 आ रहा था, यानी वो 1 से छोटा था। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो ये प्रश्न आपके लिए कुछ नहीं होगा। अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी तो 1 से बड़ा, ऊपर वाली संख्या जब बड़ी होगी तो हमारा 1 से छोटा अनुपात आएगा, और ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी तो 1 से बड़ा अनुपात आएगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए? ये अनुपात दिया हुआ है 0.65। ये देखते हैं क्या है 0.65। ये अनुपात है इतिहास और भूगोल का। किसका? इतिहास और भूगोल का, छात्र 1 का। छात्र 1 की बात हम यहाँ कर रहे हैं, छात्र 1 की बात कर रहे हैं। छात्र 1 का अनुपात क्या है? 0.65 है, 0.65 है। इतिहास और भूगोल मतलब हिस्ट्री ऊपर है, ज्योग्राफी नीचे है। हिस्ट्री ऊपर है, ज्योग्राफी नीचे है। ठीक है, अब इस 0.65 को आप क्या लिख सकते हैं? 65 लिखिए, बटे में 1 लगाइए। कितने अंक बाद दशमलव है? 2 अंक बाद, 1 2 2 0 यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, यानी 65/100 ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंकों का अनुपात है छात्र 1 का। क्लियर है इतनी चीज? मतलब अगर हिस्ट्री में 65 नंबर है तो ज्योग्राफी में कितने नंबर होंगे? 100 नंबर। हिस्ट्री में 65 नंबर है तो ज्योग्राफी में कितने नंबर होंगे? 100 नंबर। तो यहां पर यही चीज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए? भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए। लेकिन हमें यहाँ क्या दिया हुआ है? इतिहास और भूगोल दिया हुआ है। इतिहास में जिसने ज्यादा अंक अर्जित किए होंगे, इतिहास में ज्यादा अंक जिसने अर्जित किए होंगे और भूगोल में कम अंक अर्जित किए होंगे, ऊपर वाली चीज अगर ज्यादा होगी, मैंने अभी क्या बताया था आपको? मैंने अभी क्या बताया था कि ऊपर वाली चीज अगर ज्यादा होगी तो 1 से बड़ा अनुपात आएगा। जैसे मैंने बताया था कि अगर हमारा 120/100 था तो हमारा अनुपात 1.2 आया था। इसको बताया था ना मैंने। मतलब कि अगर ऊपर वाली चीज हमारी बड़ी है तो अनुपात जो है 1 से बड़ा होगा। अब यहाँ यही पूछा है, इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं, यानी अनुपात 1 से बड़ा किसमें है? अनुपात 1 से बड़ा कहाँ पे है? देखते हैं। एक हमारा ये बड़ा है, ये 3 1 से बड़े हैं। मतलब 3 छात्र हमारे ऐसे हैं जिन्होंने इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं भूगोल से, क्योंकि ये अनुपात क्या है? अनुपात हमारा इतिहास और भूगोल का ही तो है। अनुपात हमारा इतिहास और भूगोल का ही है। किसका है? इतिहास बटे भूगोल का है। अगर इतिहास में ज्यादा अंक होंगे, भूगोल में कम अंक होंगे, तो अनुपात हमारा 1 से बड़ा होगा। यहाँ पर देखिए ये अनुपात 1 से छोटा है, यहाँ दशमलव पहले 0 है। इसका मतलब इतिहास में अंक कम थे, इसमें भी इतिहास में अंक कम थे, इसमें भी इतिहास में अंक कम थे, लेकिन इसमें 1.25 ये 1 से बड़ा है। इसमें इतिहास में अंक ज़्यादा हैं, इसमें भी इतिहास में अंक ज़्यादा हैं, और इसमें भी इतिहास में अंक ज़्यादा हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे आते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। इतिहास में कम हैं, इतिहास बटे भूगोल दिया हुआ है हमें। अब इतिहास में कम हो गए हैं। इतिहास में कम इसका मतलब, इतिहास में कम इसका मतलब कि हमारा जो अनुपात होगा, हमारा जो अनुपात होगा वो 1 से कम हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। मतलब वो 0 में आएगा, 0 में आएगा, 1 से कम होगा। तो अब देखते हैं किसके अनुपात 0 में दिए हुए हैं। 0 में पहला दिया हुआ है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। कितने दिए गए हैं? 4 दिए गए हैं। छात्र 1, छात्र 3 और छात्र 7। कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 और 7। 1, 2, 3, 7 किस ऑप्शन में है? देखते हैं। 1, 2, 3 और ये 6 है। 1, 2, 3 और 6, 1, 2, 3 और 6। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि इसमें इतिहास में कम है, इसीलिए जो आंसर होगा वो 0 में होगा, वो 1 से छोटा होगा। अगर इतिहास में, पिछले वाले प्रश्न में हमने पढ़ा था कि इतिहास में ज़्यादा नंबर थे, ऐसे कितने बच्चे थे? तो वो 1 से ज़्यादा वाले थे। लेकिन यहाँ पर 1 से कम वाले, यानी 0 समथिंग जो भी हो, वो बच्चे इतिहास में कम नंबर पाए हुए। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। 3 से 4 के मध्य, छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त। अंक पूछा है, लेकिन अंक तो हमें यहाँ दिया ही नहीं। हमें क्या दिया है? अनुपात। अंकों का अनुपात दिया है, अंक नहीं दिए हैं। जब तक अंक नहीं देंगे तब तक हम अंक की प्रतिशत नहीं निकाल पाएंगे। अंकों का प्रतिशत निकालने के लिए अंक का ज्ञात होना जरूरी है। यहाँ तो अनुपात दिया हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। आंकड़े अपर्याप्त हैं, क्योंकि आंकड़ों में अंक तो दिए ही नहीं है। आंकड़ों में क्या दिया है? आंकड़ों में तो अनुपात दिया है। तो जो भी अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वही हम सॉल्व कर पाएंगे, हम अंक नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए इसमें क्या है? आंकड़े अपर्याप्त हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात। देखिए इसमें अनुपात पे है, तो ये प्रश्न हम कर सकते हैं। उसमें अंक था, इस वजह से हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अनुपात दिया हुआ है हमें, आंकड़ों में अंक नहीं दिए हुए। तो यहाँ पर इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात में क्या अंतर है? अब इसमें हमें देखना है अधिकतम अनुपात क्या है। अधिकतम अनुपात है हमारा 1.55। इससे बड़ा कोई अनुपात है? बाकी सब इससे छोटे हैं। देख लीजिए, बाकी सब इससे छोटे हैं। सबसे बड़ा 1.55 है। 1.55 सबसे बड़ा है। ठीक है, 1.55 सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा अनुपात, सबसे छोटी लाइन कहाँ? ये है। सबसे छोटी लाइन यहाँ पर है 0.35। 0.35 का अंतर। अधिकतम अनुपात ये था हमारा, न्यूनतम अनुपात ये था। इनका अंतर मतलब इनको घटा लीजिए। 5 में से 5 गए 0, 5 में से 3 गए 2, दशमलव लगाया और 0 बढ़ाया। सॉरी, यहाँ पर जो है 1 में 0 जाएगा, 1 आएगा। 1.20 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है? अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात को घटा दिया, 1.20 ये हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है? अगले प्रश्न पे आते हैं। ये हमारा आखिरी प्रश्न है, और थोड़ा सा इस प्रश्न में दिमाग लगाना है। थोड़ा सा दिमाग इसलिए लगाना है क्योंकि यहाँ पर छात्र 4 के भूगोल में अंक दे दिए गए हैं। अभी तक हमें अंक किसी में नहीं दिए थे, अभी तक हम केवल अनुपात से प्रश्नों को कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अंक भी दे दिए हैं। अब भूगोल में अंक दिए हैं और इतिहास में अंक पूछा है। एक में अंक दे दिए हैं, इसलिए हम इस प्रश्न को कर सकते हैं क्योंकि इसमें अंक दिए गए हैं। अब छात्र 4 पे पहुंचिए। छात्र 4, इसका अनुपात कितना है? इसका अनुपात है छात्र 4 का 1.25। कितना है? 1. ये पहले छात्र का अनुपात, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे छात्र का अनुपात है। तो छात्र 4 का इतिहास और भूगोल में
इतिहास भूगोल मतलब हिस्ट्री बटे ज्योग्राफी में अनुपात क्या है? 1.25। क्या है? 1.25। ठीक है, क्लियर है? कितना है? 1.25। अब इस दशमलव को हटाइए और नीचे जीरो बढ़ाइए। 1 लिखा, 1 2 2 जीरो यहाँ पर लगा दिए। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंकों में अनुपात है। मतलब कि इसका मतलब क्या है? अगर ज्योग्राफी में नंबर 100 हैं तो इतिहास में कितने हैं? 125 नंबर। अगर भूगोल में नंबर 100 हैं तो इतिहास में कितने हैं? 125 नंबर। अगर भूगोल में 100 नंबर हैं, अगर भूगोल में 100 नंबर हैं, अगर भूगोल में 100 नंबर हैं तो इतिहास में कितने हैं? 125। भूगोल में 100 नंबर है तो इतिहास में 125 नंबर। अगर भूगोल में 1 नंबर हुआ तो इतिहास में 125/100। कितना? 125/100। क्लियर है? भूगोल में कितना नंबर दिया है? 60। भूगोल में कितना नंबर दिया है? 60। अगर भूगोल में 60 नंबर है तो इतिहास में कितना नंबर होगा? 125/100। इसमें गुणा कर देंगे 60 का। ठीक है, 125। फिर से एक बार समझते हैं, बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आया होगा। हिस्ट्री बटे ज्योग्राफी का अनुपात दिया था 1:25। ठीक है, इसको जब बटे में लिखेंगे, जब भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 125/100 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर 100 नंबर हैं भूगोल में तो 125 नंबर होंगे इतिहास में। मतलब कि 100 नंबर अगर भूगोल है तो 125 नंबर होगा इतिहास में। अगर 1 नंबर भूगोल में है तो 125/100 नंबर होगा इतिहास में। एक एक नियम आपने पढ़ा होगा, एक एक नियम है ये। लेकिन भूगोल में कितने हैं? 60 अंक। उसके बाद पूछा क्या है? इतिहास में अंक। भूगोल में कितने हैं? 60 अंक। अगर भूगोल में है तो 125/100 करिए और गुणे 60 करिए। क्लियर है? इसको हल कर लेते हैं। 5 चौको 20, 5 25, 4 से इसको काटे 15, 15 पचे 75। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? 75। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। तो दोस्तों ये था हमारा रैखिक ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन था, रैखिक आरेख से संबंधित क्वेश्चन था। हमने क्या पढ़ लिया? हमने बार ग्राफ पढ़ लिया, उसके बाद हमने रैखिक आरेख भी पढ़ लिया है। अब हमारा पाई चार्ट, वृत्त आरेख बचा हुआ है, वो हम अगली क्लास में कंप्लीट करके ग्राफ का टॉपिक ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हम तालिका से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।